8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और अनदर वैल्यू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। देन उसके बाद में Na का मतलब एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। उसके बाद में Kb मतलब बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट कितना होता है 1.38 इंटू 10 टू द पावर, रिलेशन क्या है Na एंड K की बिटवीन K इक्वल्स टू R बाय Na, ठीक है। उसके बाद में स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास यानी mg अपॉन कैपिटल M या फिर n अपॉन Na, ठीक है। मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस, मोलर मास, मास ऑफ ए 1 मोल ऑफ ए गैस, ठीक है। उसके बाद में एब्सोल्यूट जीरो, क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन, जहाँ पे प्रैक्टिकली क्या होता है ऑल द मॉलिक्यूल कम टू रेस्ट, मतलब वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, ठीक है। उसके बाद में आता है आइडियल गैस, क्या था आइडियल गैस इक्वेशन में PV इक्वल्स टू, एंड उसका इंपॉर्टेंट फॉर्म P इक्वल्स टू रो RT बाय M या फिर P इज इक्वल्स टू N इंटू K इंटू T, वेयर K का मतलब अगेन बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद में गैस लॉज इंट्रोड्यूस किए थे। फर्स्ट वन क्या होता है वॉल्स लॉ, देन चार्ल्स लॉ एंड Gay-Lussac's law, constant volume pressure is directly proportional to temperature, then Dalton's law of equipartition of pressure और partial pressure, P equals to P1 plus P2 up to Pn। उसके बाद में Gram's law of diffusion, rate of diffusion is inversely proportional to root of density, and Avogadro's law, equal volume consists of equal number of moles at same temperature, ठीक है। तो गैस लॉ को खत्म करने के बाद यही हमारे फर्स्ट लेक्चर का कंटेंट था, बरोबर। उसके बेस के ऊपर सॉल्व एग्जांपल्स बोला था, लेकिन फिर कल कैंसिल किए थे सॉल्व करने के लिए। उसके बाद कंसिडर एप्लीकेशन 1 हो गई थी, कंसिडर एप्लीकेशन 2 ये भी हो गई थी, ठीक है। एंड कल के लेक्चर में आगे का पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने पहले इंट्रोड्यूस किया प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। क्या होता है प्रेशर, P इक्वल्स टू 1/3 ऑफ रो इंटू CRMS का स्क्वायर, बट रो को हम रिप्लेस कर सकते बाय कैपिटल N इंटू स्मॉल m अपॉन V, है ना। और उसके ऊपर से VRMS इक्वल्स टू आ गया रूट ऑफ 3RT बाय M या फिर 3KT बाय स्मॉल m या फिर 3P बाय रो, ठीक है। एंड उसके बाद में फिर हमने रिलेशन देखा था बिटवीन प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस विद एनर्जी डेंसिटी, क्या था P इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ एनर्जी डेंसिटी यानी E, या फिर P बाय V या फिर P इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू E बाय V, ठीक है। वेयर E इज द एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी लेंगे तो वॉल्यूम नहीं होगी, एनर्जी लेंगे तो वॉल्यूम रहेगी, ठीक है। उसके बाद में 3 टाइप की वेलोसिटीज देखी थी। फर्स्ट वन एवरेज वेलोसिटी, कैसे कैलकुलेट करते हैं, 0 होती है। एवरेज स्पीड कितनी होती है V1 प्लस V2 अप टू Vn अपॉन N इक्वल्स टू होता है रूट ऑफ 8RT बाय पाई M इक्वल्स टू रूट ऑफ 8KT बाय पाई स्मॉल m इक्वल्स टू रूट ऑफ 8P बाय रो। ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। फिर से RMS वेलोसिटी रूट ऑफ 3RT बाय M इक्वल्स टू रूट ऑफ 3KT बाय स्मॉल m इक्वल्स टू रूट ऑफ 3P बाय, एंड उसके बाद में MP मोस्ट प्रोबेबल क्या थी रूट ऑफ 2RT बाय M या फिर रूट ऑफ 2KT बाय स्मॉल m या फिर रूट ऑफ 2P बाय रो। सीक्वेंस क्या थी, सबसे ज़्यादा RMS, उसके बाद एवरेज, एंड सबसे कम क्या था उनका रेशो, √3 इज टू √8 बाय पाई इज टू रूट ऑफ 2, ठीक है। एंड उसके बाद में फिर मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, जिसके लिए उसने बोला था कि ऑल द मॉलिक्यूल्स विल ट्रैवल विद डिफरेंट वेलोसिटीज, मतलब ये पॉसिबल है कि कोई मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 0 है, एट द सेम टाइम कोई मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इन्फिनिटी है। तो गिवन वेलोसिटी पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, विच इज गिवन बाय dn इक्वल्स टू 4 pi n ब्रैकेट ऑफ m बाय 2 pi kt रेज टू 3/2 इंटू v स्क्वेयर इंटू e रेज टू माइनस ऑफ mv स्क्वेयर अपॉन 2kt इंटू dv। उसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ देखा था, क्या था ग्राफ में, कवर पाय पडते थोडी, ठीक आहे, क्या था ग्राफ में dn बाय dv काय झालं, ओके एकदा ठीक आहे ना बेटा, 2-4 वेळा मला वाटलं काही देवाची मूर्ती वगैरे सापडली काय ठीक है। तो ग्राफ में क्या था MP सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, उसके बाद में एवरेज सबसे कम कहाँ पे होंगे RMS, ठीक है। और क्या देखा था कल के लेक्चर में,
हाँ, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्शन इन विच मॉलिक्यूल्स कैन हैव एनर्जी. जैसे कि अगर मोनो एटॉमिक है तो वो ट्रैवल कर सकता है अलॉन्ग 3 डायरेक्शन, तो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए 3. अगर डायटोमिक है तो कैसे पायु? 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल एट लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर पे 2 वाइब्रेशनल भी. मतलब कितना? 3 + 2 + 2. लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल है? डायटोमिक एज वेल एज लीनियर पॉलीएटोमिक. लेकिन नॉन लीनियर पॉलीएटोमिक है तो 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल एंड 2 वाइब्रेशनल. ये कहाँ पे? हाई टेम्परेचर पे. लेकिन लो टेम्परेचर पे क्या रहेगा? सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल. ठीक है. उसके बाद में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया. देन उसके रिलेशन देखे थे फॉर सीपी, सीवी एंड गामा के लिए. ठीक है. जैसे मोनो एटॉमिक के लिए सीवी होगा F/2R होता है. F मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. देन सीपी + सीवी इक्वल्स टू CP - CV इक्वल्स टू R एंड गामा इक्वल्स टू CP/CV. उसके अकॉर्डिंग टेबल बनाया था, याद है? जैसे कि फॉर मोनो एटॉमिक गैस CV इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ R एंड CP इक्वल्स टू, तो गामा बनेगा 5/3 मतलब 1.66. उसके बाद में डायटोमिक एट लो टेम्परेचर है तो F विल बी 5 मतलब CV विल बी 5/2R. ठीक है. एंड CP विल बी 7/2R. तो गामा बनेगा 7/5 मतलब 1.4. उसके बाद में अगर डायटोमिक हाई टेम्परेचर है तो F इक्वल्स टू 7. ठीक है. उसके बाद में CV इक्वल्स टू 7/2R, CP इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 9/7 मतलब 1.29 या फिर 1.3. उसके बाद में अगर लीनियर पॉलीएटॉमिक के हाई टेम्परेचर पे तो F विल बी 8, तो CV विल बी एंड CP विल बी एंड गामा विल बी 5/4 मतलब 1.25. ठीक है. तो ये टेबल हो गया था. उसके बाद फॉर सॉलिड्स 3R, वाटर के लिए 3 टाइम्स ऑफ 3R मतलब 9R. ठीक है. तो मतलब 2 लेक्चर में KTG का बस हम इतना ही कंटेंट डिस्कस कर चुके हैं. सबका प्रिपेयर है. देखो टॉपिक कौन सा है हमारा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. उसमें फर्स्ट वन देखा था मैक्रोस्कोपिक क्या है, देन माइक्रोस्कोपिक क्या है. उसके बाद में रिलेट करने के लिए KTG आता है. ठीक है. इसको पढ़ने के लिए फर्स्ट पॉइंट आ गया था, दैट वाज आइडियल गैस. आइडियल गैस के बाद में हमने देखे थे एजम्पशंस. अब एजम्पशंस क्या थे और एक बार बोलो? एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स. ईच मॉलिक्यूल इज स्फेरिकल, रिजिड एंड इलास्टिक. देन वॉल्यूम एक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस. उसके बाद में मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स विथ another molecules and walls of container collisions are perfectly elastic. मतलब momentum as well as kinetic energy remains conserved. distance traveled between 2 successive collision free path. उसका एवरेज लेंगे तो mean free path. time required for collision is negligible as compared to that of time required between 2 successive collision. ठीक है. तो ये assumption हो गए थे. assumption के बाद में next point constant को देखा था. पहला constant universal gas constant कितना था? R इक्वल्स टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल या फिर 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन. उसके बाद में Na एवोगाड्रोस नंबर कितना था? 6.023 × 10⁻23. इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल. हाउ टू कैलकुलेट गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास या फिर N/Na. काही पण N/Na असतं का Na? ठीक है. Na कांस्टेंट है. कितना है Na? 6.023 × 10⁻23. उसके बाद में आते हैं नंबर ऑफ मोल्स यानी स्मॉल n. ये होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. पाउस पडल का हो पडल है कि नहीं. उसके बाद N/Na कितना होता है? n स्मॉल n की वैल्यू पवन स्मॉल n इक्वल्स टू किती? Na किती है? 6.023 × 10⁻23. R कितना है? 8.314. वैसे स्मॉल n कितना है पवन? कितना भी हो सकता है, डिपेंड करेगा गिवन मास कितना है. ठीक है. गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर N/Na. उसके बाद में मोलार मास मतलब कैपिटल M. देन अगर ईच मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, तो टोटल मास ऑफ द गैस कितना बनेगा? N × m. मोलार वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स. उसके बाद में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन. लेकिन प्रैक्टिकली कंडीशन क्या है कि ऑल द मॉलिक्यूल्स कम टू मतलब वेलोसिटी विल बिकम मतलब काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 0. ठीक है. इसके बाद में आता है आइडियल गैस इक्वेशन. क्या होता है? PV इक्वल्स टू वेयर P इज द, V इज द, N इज द, R इज द
ठीक है, हम इसके वेरियस फॉर्म इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि P इक्वल्स टू रो इंटू आर टी बाय एम, या फिर P इज इक्वल्स टू एन इंटू के इंटू टी। ठीक है, तो ये दो फॉर्म हमने यूज़ किए हैं डिफरेंट फॉर्मूले में। तो आइडियल गैस इक्वेशन के बाद में फिर से आता है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम्स लॉ, देन एवोगाड्रोज लॉ, देन डाल्टन्स लॉ एंड गेलुजैक्स लॉ। ठीक है, गैस लॉस खत्म होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर एक्झर्टेड बाय मॉलिक्युल्स ऑफ गॅस ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। म्हणजे पहिल्या दिवशी फक्त एवढंच डिस्कस केलं आपण। ठीक आहे, हे जर डे बाय डे रोजच्या रोज प्रिपेअर केलं तर लक्षात घ्या, त्याला वेळच लागत नाही। बट ज्यांनी फर्स्ट डेचं प्रिपरेशन नाही केलं, कालचं पण होणारच नाही, कारण काल प्रश्न पडतो ना की कालचं करावं की आजचं करावं की उद्याच्या कालचं करावं। ठीक आहे, आणि ज्यांनी दोन्ही दिवस नाही केलं त्यांचा आज प्रश्नच नाही, मग KTG आपण नंतर करू, बरोबर आहे की नाही। मग मला येऊन भेटतात सर KTG थोडासा बाकी पेंडिंग, मी सांगतो बेटा टेन्शन घेऊ नको, आपण हे नंतर वर्क करणार आहे, कळालं ना, नंतर होणार आहे, मी खोटं नाही बोलत तुम्हाला। बट नंतर होत असताना लक्षात घ्या, जेवढा डिटेल टॉपिक क्लासमध्ये होतोय तेवढा डिटेल नंतर परत कधीच नाही होणार, कळालं ना, नंतर असतील ते फक्त रिविजन्स। देन उसके बाद में प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। यहाँ पे कंसेप्ट क्या थी कि पहले कोलिजन में मोमेंटम चेंज होता है, कितना होता है मोमेंटम में चेंज, ट्वाइस ऑफ mv, इसकी वजह से फोर्स एक्सर्ट होता है, कितना होता है फोर्स, डेल्टा P बाय डेल्टा T। तो यहाँ पे डेल्टा T की वैल्यू हमने इंट्रोड्यूस की थी, कितना था डेल्टा T, 2L बाय V। कैसे आ गया 2L बाय V, क्योंकि L जाने के लिए L आने के लिए, तो डिस्टेंस कवर हो रहा है 2L विथ स्पीड V, तो टाइम बनेगा 2L अपॉन V। एंड इसके ऊपर से हमें प्रेशर मिला था, दैट विल बी 1/3 ऑफ रो इंटू V RMS का स्क्वायर, या फिर P इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ N इंटू M अपॉन V इंटू V RMS का स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये कैलकुलेट डिराइव करने के बाद फिर वेलोसिटीज, अगर आपको RMS वेलोसिटी चाहिए तो कितनी बनेगी, रूट ऑफ 3RT बाय M इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3KT बाय स्मॉल m, या फिर रूट ऑफ 3P बाय रो। मोस्ट ऑफ द टाइम KTG का जो क्वेश्चन आता है वो V RMS इक्वल्स टू रूट ऑफ 3RT बाय M इससे रिलेटेड आता है, त्यामुळे कालच्या वर्कशीटमध्ये मोर दॅन 80% क्वेश्चन सेम फॉर्मूला बेस्ड होते। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में RMS वेलोसिटी के बाद में नेक्स्ट वेलोसिटी देखी थी, दैट वाज एवरेज। एवरेज में क्या होगा, पहले एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे तो सबकी एडिशन 0 आएगी, एवरेज स्पीड बोलेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस अप टू Vn अपॉन n, एंड उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, रूट ऑफ 8RT बाय पाई m इक्वल्स टू रूट ऑफ 8KT बाय पाई स्मॉल m इक्वल्स टू रूट ऑफ 8P बाय रो। उसके अरे हो ना पाई रो। ठीक है, उसके बाद में VMP मोस्ट प्रोबेबल क्या थी, रूट ऑफ 2RT बाय m, मतलब रूट ऑफ 2KT बाय स्मॉल m, मतलब ठीक है। एंड इनकी सीक्वेंस हमने देखी थी, सबसे ज़्यादा कौन, RMS ग्रेटर दैन V एवरेज ग्रेटर दैन, और इनका जो रेशो होता है V RMS इज टू V एवरेज इज टू V MP, कितना होता है, √3 इज टू रूट ऑफ 8 बाय पाई इज टू रूट ऑफ। ठीक है, तो ये वेलोसिटीज हो गई, उनका कंपैरिजन हो गया। ठीक है, इसके बाद में मैक्सवेल से रिलेटेड डिस्कशन किया था, क्या था मैक्सवेल का, क्या होता मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या, किसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कौन सी वेलोसिटीज का, ये नहीं क्या होता है, VRMS, असं काही नसतं। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या एक्सप्लेन करता है कि गिवन कंटेनर में ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, यानी कि एवरी मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर सकता है। तो गिवन वेलोसिटी में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रहे हैं, ये रिलेशन एक्सप्लेन किया था मैक्सवेल ने, विच इज गिवन बाय dn इक्वल्स टू 4 पाई n इन ब्रैकेट m अपॉन 2 पाई KT रेज टू 3/2 इंटू V स्क्वायर इंटू E रेज टू माइनस ऑफ mv स्क्वायर अपॉन 2KT इंटू dV। एंड उसके अकॉर्डिंग फिर ग्राफ मिला था, वहाँ पे हम देख रहे थे कि क्या है, गिवन वेलोसिटी पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, कौन सी स्पीड के, उसके बाद में एंड सबसे कम होते हैं। ठीक है, तो ये था मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके बाद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में क्या होता है कि मॉलिक्यूल कितनी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है, जैसे कि मोनो है तो डाई 5 हाई टेम्परेचर पे,
7, ठीक है। देन पॉलीएटॉमिक है, नॉन लीनियर है तो 8, उसके अकॉर्डिंग फिर गामा Cp Cv इनके रिलेशन, ठीक है। इतना ही हुआ था, चलो ठीक है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी क्या थी? काइनेटिक एनर्जी अगर पर मॉलिक्यूल बोलेंगे तो, पर मॉलिक्यूल बोलेंगे तो, एंड पर मोल बोलेंगे तो, ठीक है। ये दो काइनेटिक एनर्जीज है, आपको क्या दिया है उसके ऊपर आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसके बाद रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी क्या था? P इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स ऑफ E, वेयर E इज द एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू 2/3, मतलब प्रेशर इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो इतना डेटा डिस्कस किया था। कितने लोगों का प्रिपेयर है? 100%। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 1, 2, कल की वर्कशीट भी सॉल्व हो गई। किती डाउट्स आहे त्यामध्ये? फक्त 4, फक्त 1, फक्त 3, ठीक आहे, चालेल। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। क्या है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। जैसे पार्शियल प्रेशर का था वैसे ये इक्विपार्टीशन का होता है, लेकिन इक्विपार्टीशन किसका होगा? एनर्जी का होगा। सो राइट इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, अ molecule possesses equal amount of energy. Molecule possesses equal amount of energy along each degrees of freedom. Along each degrees of freedom. Along each degrees of freedom, and which is equals to 1/2 into K into T. K का मतलब क्या होता है? KB, मतलब बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। T इज द टेम्परेचर, उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है क्योंकि उसको हम केल्विन में लेंगे हर बार, ठीक है। एंड E का मतलब एनर्जी। कौन सी एनर्जी? ऑफ ईच मॉलिक्यूल। कहाँ पे? काय स्टेटमेंट लिहिले त्यासोबत जर बघा, विचार करा, कौन सी एनर्जी ये? ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब एक डायरेक्शन में एक डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर दिया है तो वहां पे उसके अलॉन्ग एनर्जी कितनी होगी? 1/2 इंटू K इंटू T। अगर गिवन मॉलिक्यूल को n नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी बनेगी? n इंटू 1/2 इंटू K इंटू T। मतलब एक डायरेक्शन में एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होती है? 1/2 इंटू K इंटू T। एंड ये सभी डायरेक्शन में इक्वल होती है, लेकिन डायरेक्शन कोणत्या आपल्याला वाटतात त्या नाही। डायरेक्शन कौन से? जिसके अकॉर्डिंग मतलब जिसके अलॉन्ग एनर्जी पॉसिबल है, और किसके अकॉर्डिंग एनर्जी पॉसिबल होती है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये होता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। E इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू K इंटू T। क्लियर? नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस, विंडो बंद है। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। अब ये इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस मतलब क्या होगा? हमें मालूम है कि जो भी टोटल इंटरनल एनर्जी होगी वो ऑलवेज इक्वल्स टू होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर द गैस मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हम स्टार्ट से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर गिवन गैस रियल गैस है, रियल गैस नहीं डिस्कस किया अभी तक, ठीक है। गिवन गैस कौन है? आइडियल गैस अगर है तो आइडियल गैस की केस में क्या होता है? मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अब्सेंट होता है। एंड अगर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अब्सेंट है, कौन काय होतं ही? मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अब्सेंट है
तो उस केस में क्या होगा, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0 बनेगी, यानी कि टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू रहेगी काइनेटिक एनर्जी। बट एक काइनेटिक एनर्जी जो है हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में देखा है कि ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल हो सकती है, प्लस रोटेशनल हो सकती है, प्लस वाइब्रेशनल हो सकती है। ठीक है, मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ गिवन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? राइट डाउन। हे बघा एकदम सिंपल चालू है। पहले देखा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जिसने क्या बोला, एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अलॉन्ग एनर्जी जितनी है सभी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अलॉन्ग एनर्जी उतनी होगी। कितनी होगी? 1/2 k इंटू टी। उसके बाद देखा कि इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस, लेकिन जो आइडियल गैस है उसमें अट्रैक्शन होता ही नहीं है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 बनती है। पोटेंशियल एनर्जी 0 बन गई मतलब टोटल एनर्जी इक्वल्स टू बनेगी। लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो ट्रैवल कर सकता है, मोशन परफॉर्म कर सकता है 3 वे से, एक ट्रांसलेशनल, दूसरा रोटेशनल, तीसरा, इसलिए ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी दैट विल बी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल मोशन की वजह से एनर्जी होगी वो, एंड लास्ट में तो वो बनेगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल तीनों काइनेटिक एनर्जी की सम मतलब क्या होती है? टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गिवन गैस। ठीक है, नेक्स्ट। अब कंडीशन क्या है देखो, कि जो हमने स्टार्ट में इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में इंट्रोड्यूस किया था वो क्या था? क्या था? अगर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी फॉर 1 मोल, वो किसके लिए थी? 1 मॉलिक्यूल के लिए। अब किसके लिए रिक्वायर्ड है? तो क्या चेंज होगा 1 मोल के लिए? 1/2 इंटू के इंटू टी। ये तो सेम है, बस ये 1 की जगह पे एफ लिखना पड़ेगा। एफ का मतलब क्या होगा? टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर 1 मोल बोला है तो उसमें क्या होगा? Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? 1 मोल में जितने मॉलिक्यूल से पूरे कंसिडर करने पड़ेंगे, इसलिए Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कळतंय का बघा काय केलं आपण? 1 मॉलिक्यूल है तो कितना था? 1/2 kT, एक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अलॉन्ग। लेकिन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है? एफ पॉसिबल है। जैसे मोनो के लिए 3 है, डाई के लिए 5 भी है, 7 भी है, पॉलीएटॉमिक के लिए 8 भी है ना, और 6 भी है अगर लो टेम्परेचर होगा तो। ठीक है, तो इस तरह से एफ वेरी हो सकता है, इसलिए हमने उसको एफ ही बोला है। एफ का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जब एक मॉलिक्यूल के लिए बोलेंगे तो कितना? F/2 kT। लेकिन जब एक मोल की बात आएगी तो Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल है? Na। इसलिए क्या हो गया? एनर्जी ऑफ 1 मोल 1/2 इंटू एफ, या फिर F/2 इंटू KT इंटू Na। बट ये जो Na इंटू के होता है इसको क्या बोलते हैं हम? R इक्वल्स टू K इक्वल्स टू R अपॉन Na होता है। तो R क्या बनेगा? Na इंटू के। R का मतलब गैस कांस्टेंट। तो ऊपर का इक्वेशन क्या बनेगा? U इज इक्वल्स टू F/2 टाइम्स ऑफ R इंटू T। क्या हो गया ये? एनर्जी ऑफ 1 मोल। एंड अगर हमें टोटल एनर्जी ऑफ द गैस चाहिए तो क्या बनेगा? टोटल एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड। ये जो F/2 इंटू RT था ये है एनर्जी ऑफ 1 मोल। अब गैस में जितने नंबर ऑफ मोल्स है इनसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इंटू n करेंगे तो ये बन गई टोटल एनर्जी ऑफ द गैस। मतलब टोटल एनर्जी कितनी बन गई? U इक्वल्स टू F/2 nRT। F/2 nRT वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। U इक्वल्स टू कितना हो गया? F/2 nRT। कसं आलं कळालं का? स्टेप बाय स्टेप देखो। पहले इंट्रोड्यूस किया था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को, जिसने क्या बोला? एक मॉलिक्यूल की एक डायरेक्शन में एनर्जी होती है हाफ ऑफ K इंटू टी, जो सभी डायरेक्शन में सिमिलर है। इसलिए अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F है, मतलब पॉसिबल डायरेक्शंस कितनी है? F है, तो एक मॉलिक्यूल की टोटल पॉसिबल डायरेक्शन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो बनेगी F/2 kT।
ये किसके लिए? एक मॉलिक्यूल के लिए। अगर 1 मोल बोला तो मल्टीप्लाई बाय Na करना पड़ेगा, बट K इंटू Na को क्या बोला हमने? R बोला। तो 1 मोल ऑफ ए गैस की टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी आ गई? F/2 RT। लेकिन अगर गैस की चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब बनेगा F/2 nRT, F/2 nRT, F/2 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 n का मतलब R T कोणतं टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब केल्विन में लिया हुआ टेम्परेचर। ठीक है, हेड डाउन हो गया लिख के। ओपन करायची विंडो, गरम हवा येते पहिले। अब हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है फॉर मोनो एटॉमिक गैस। क्या होगा मोनो एटॉमिक गैस के लिए? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो एनर्जी कितनी बनेगी? 3/2 टाइम्स ऑफ nRT। उसके बाद में अगर डायटोमिक बोलेंगे तो उसमें दो कंडीशन एट LT मतलब लो टेम्परेचर पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? तो क्या बनेगा? U इक्वल्स टू 5/3 nRT। फाइव बाय टू nRT। उसके बाद में अगर हाई टेम्परेचर पे बोलेंगे तो 7/2 nRT। ठीक है, एंड वही अगर पॉली एटॉमिक होगा तो 8/2 म्हणजे 4। वो कहाँ पे? हाई टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे तो 6/2 मतलब 3 RT nRT। अब उसी तरह से अगर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है du, तो देखो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है और U इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला? F/2 nRT। तो F मतलब कौन है? अब अगर गैस नहीं बदल रहा है तो F चेंज होगा क्या? N चेंज होगा क्या? उसके बाद में R, ये भी कांस्टेंट है, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो एक्सप्रेशन क्या होगा? F/2 इंटू N इंटू R इंटू dt। मतलब कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द चेंज इन टेम्परेचर। मतलब सिर्फ टेम्परेचर के चेंज होने से इंटरनल एनर्जी में चेंज ऑकर होगा, बट कंडीशन है गैस नहीं चेंज करना है। ठीक है ना, नहीं तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का कंपैरिजन दिया अपन बनणार नहीं, टेम्परेचर नहीं बदलला तर चेंज नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, अगर गिवन गैस है उसकी अगर वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी के लिए चेंज होना मतलब वहाँ पे नेसेसरी है। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो एक छोटी सी कंसेप्ट है। सपोज एक बॉक्स है और इस बॉक्स में गैस के मॉलिक्यूल इस तरह से भरे पड़े हैं। अब हमें मालूम है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है दे आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, और उनके रैंडम मोशन की वजह से ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं? किसी भी डायरेक्शन में इस तरह से ट्रैवल करते हैं। ठीक है, आ गए यहाँ पे कोलाइड हो गए, फिर इधर गए, यहाँ पे कोलाइड होंगे, इधर जाएंगे, यहाँ पे कोलाइड होंगे, इधर आएंगे, ये कोलिजन होगा। मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है उसको बोला जाता है कौन सी मोशन? ब्राउनियन मोशन। वेरी गुड, डिसऑर्डर्ड मोशन। ठीक है, एंड अगर हमें बोला गया है कि ये जो बॉक्स है इसको हम क्या कर रहे हैं? v इतनी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली लेके जा रहे हैं। क्लियर है?
तो यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल जो है वो चेंज होगी या सेम रहेगी? बॉक्स मोशन में मतलब चेंज होगी, समझ में आ रहा है ना, वेलोसिटी बॉक्स में, बॉक्स को ये मोशन में लेके जा रहा है, तो गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज होगी या सेम होगी? व्हेरी गुड, कळालं ना, बॉक्स मूव्ह करतोय त्यामुळं गॅस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अफेक्ट नहीं होगी, असं वाटतं आपल्याला की चालता वाढून जाईल म्हणून, ठीक है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये बॉक्स की जो मोशन होती है इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड मोशन, म्हणजे एकदम भारी मोशन। तो यहाँ पे जो भी इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल होती है ये सिर्फ और सिर्फ चेंज होगी बिकॉज ऑफ चेंज इन डिसऑर्डर्ड मोशन, कळालं ना, रैंडम मोशन। ये ऑर्डर्ड मोशन की वजह से जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट रिमेन्स सेम। क्लियर? नेक्स्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आठवते का? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस बोलते थे, यहाँ पे तो क्या बोलना पड़ेगा? गिवन मास ऑफ द गैस डिनोटेड बाय सी। पवन, सी इक्वल्स टू शुभम कॉन्सन्ट्रेशन। कॉन्सन्ट्रेशन कशाचं कॉन्सन्ट्रेशन? काही दोन चार अवघड वर्ड, ते का डॉक्टर आणि पेशंट आहे का? न कळणारे वर्ड सांगितले लोक घाबरते, सर फॉर्म्युला सांग। कॉन्सन्ट्रेशन म्हणे कशाचं? सी फॉर कॉन्सन्ट्रेशन आहे का? फॉर्म्युला काय? नको, परत पुढेच बसणार नाही तू। हां अवनी, क्यू बाई एम, एम इंटू टी क्या होता है? हीट प्रोवाइडेड पर यूनिट एम इंटू राइज इन टेम्परेचर। ये क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। सी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, वेयर डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट, एम इज द मास, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, आणि संगम सी बर, मला वाटलं विसरतो बरा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू होती है डेल्टा क्यू बाय एम इंटू डेल्टा टी, मतलब अमाउंट ऑफ हीट जो हम प्रोवाइड करेंगे ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में डेटा होता है जनरली, अगर स्पेसिफिक हीट दी है तो यहाँ पे हम एन लिख सकते हैं, तो ये बनेगा Q इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी, एन इंटू सी इंटू डेल्टा टी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर कितनी होती है? एन इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो सी का मतलब क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वेरी गुड। तो ये मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ये जीरो हो सकती है क्या? एस नो। गैसेस के केस में ये पॉसिबल है कि हम गैस को हीट कैसे सप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, सी की जो वैल्यू है वो जीरो भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी का फॉर्मूला दिया है डेल्टा क्यू अपॉन एन इंटू डेल्टा टी, और हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट में कंडीशन क्या है कि हम जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं वो जीरो है। जैसे कि एक सिलेंडर है, पिस्टन है और उसमें गैस भरा है, और हम क्या कर रहे हैं, पिस्टन को मतलब पिस्टन का यूज करके गैस को कॉम्प्रेस कर रहे हैं, तो गैस के कॉम्प्रेशन की वजह से वहां पे टेम्परेचर में चेंज होगा या नहीं होगा? जैसे आईसी इंजिन होता है, आईसी इंजिन पुढच्या टॉपिक मध्ये बघायचे आपल्याला, इंजिन होता है बेसिकली, इंजिन, इंजिन का मतलब मशीन होता है, मशीन, मशीन वर्क करने के लिए जो कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है उसको हम इंजिन बोलते हैं, गाड़ीच नहीं है ना, इन जनरल इंजिन। ये इंजिन दो टाइप के होते हैं, एक ईसी, ईसी का मतलब एक्सटर्नल कंबशन इंजिन, एंड दूसरे आईसी इंजिन, आईसी का मतलब इंटरनल कंबशन इंजिन, ठीक है। तो इंटरनल कंबशन में क्या होता है? कंबशन इंजिन के अंदर होता है, कंबशन मतलब जाळपोळ है ना, एक्सप्लोजन, ठीक है। एंड एक्सटर्नल कंबशन मतलब असं होतं का कधी इंजिन इकडे आहे आणि हे कधी होतं? सर मध्ये काय? आर्मी ट्रक मध्ये
थांब मास्क काढ बेटा, ते मास्क फेकून द्या आता थोड्या वेळेसाठी. आर्मी ट्रकमध्ये काय भानगड आहे? आर्मी ट्रक म्हणजे आर्मी चालवतो तो ट्रकच ना. हां, त्यात काय होतं? असं कुठं बघितलं तुम्हाला? पिक्चरमध्ये, स्वप्नामध्ये, कुठं रिॲलिटीमध्ये कुठं बघितला? अरे पण कुठं बघितलं तू नेमकं असं? मग आम्ही थोडा विचार करून त्यावर. कुठं? यूट्यूबला. कोणत्या देशाची आर्मी होती? टांझानियाची तर नव्हती ना? इंडियन आर्मी. ट्रकमध्ये मागं कंबशन होत होतं आणि ट्रक पुढे पळत होती. अरे ते सायलेन्सर असतं येड्या. अरे काय पवन, ते सगळ्या गाड्यांना असतं, तू बघितलं? एक्सटर्नल कंबशन कहाँ पे होता है? और असं होतं कधी? पॉसिबल आहे का? इंजिन के बाहर कंबशन हो रहा है. येस नो? गदर, गदर मूवी बघितलाय का? लास्टला सनी देओल पळून येतो तेव्हा काय करतो तो? ते बारकं पोरगं त्याचं काय करतं? कोळसा टाकतो. बरोबर. कुठं टाकतो कोळसा? तू कोणता गदर बघितला? पवन तू स्वप्न पडताय बेटा? नाही, आईन्स्टाईन सोबत पण असंच व्हायचं. तसं होतंय का तू सोबत? नहीं ना. तो वहाँ पे क्या था? गदर में वो कोल डाल रहा था. कहाँ पे? इंजन में डाल रहा था. क्या फर्नेस थी, भट्टी, समझ लो. मग तो इग्निशन कहाँ पे हो रहा था? कंबशन कहाँ पे हो रहा था? बाहर हो रहा था. ओपन दिख रहा था ना. आपल्या टू व्हीलरमध्ये दिसतं का आपल्याला? गाडी स्टार्ट केली, जाळ लागला, आग लागली कुठेतरी, होतं का? असं नाही होत. बरोबर है. बट वहाँ पे दिख रहा था क्योंकि वो क्या था? एक्सटर्नल कंबशन इंजिन था. ठीक है ना. पहले जो ट्रेन होत्या स्टीम इंजिन पे चलने वाली ट्रेन थी ना, स्टीम इंजिन. तो वहाँ पे कंबशन बाहर करके वाटर का कन्वर्जन स्टीम में होता था. फिर वो स्टीम बम्बार्ड करते थे टरबाइन के ऊपर, फिर टरबाइन रोटेट होता था. ठीक है. तो वो थे एक्सटर्नल कंबशन इंजिन. बट उनकी एफिशिएंसी इतनी स्लो नहीं, इतनी स्मॉल थी कि उनको हमने रिजेक्ट किया और फिर इंट्रोड्यूस किया आईसी को. आईसी मतलब इंटरनल कंबशन इंजिन, म्हणजे जे आपण आता टू व्हीलर, फोर व्हीलर गाड्यामध्ये, आर्मी ट्रकमध्ये वापरतो ते. ठीक है. तो ये इंटरनल कंबशन इंजिन में क्या होता है? पेट्रोल टैंक में फिल करते हम. बरोबर. इग्निशन कंबशन कुठं होतं? इंजिन मध्ये. गाडी कुठं पळते? पुढे पळते. ठीक है ना. ये मैकेनिज्म कैसे होता है? वहाँ पे सीसी होता है. सीसी असते ना, 100 सीसी, 125 सीसी. सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब. मतलब जो इंजिन है उसकी वॉल्यूम कितनी है उसको सीसी बोला जाता है. मतलब वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है. तो वहाँ पे सिलेंडर है. पिस्टन क्या करता है? कंबशन फ्यूल होता है, मतलब ऑक्सीजन, पेट्रोल के टैंक. फिर नीचे कार्बोरेटर. कार्बोरेटर में एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन, पेट्रोल टैंक से पेट्रोल, इन दोनों को मिक्स करके सिलेंडर में, जो इंजिन का सिलेंडर है उसमें फिल किया जाता है. फिल करने के बाद क्या होता है? फिल कुठलं? भरण्याचं फिल. कळालं ना. ऐसे ये सिलेंडर है ना. एक साइड में क्लोज होता है. यहाँ पे पिस्टन है जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव हो सकता है. यहाँ पे इनलेट वाल होता है, यहाँ पे आउटलेट वाल होता है. तो अंदर हम क्या करते हैं? ये मिक्सचर यहाँ पे फिल कर देते हैं और उसके बाद में किक मारते हैं. बराबर. या फिर स्टार्टर मारते हैं. उससे क्या होता है? पहली केस में ये पिस्टन की मूवमेंट चेंज होती है और ये यहाँ पे आता है. इसका मतलब उसने गैस को क्या किया? तो इस कंप्रेशन में हम हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे, एक्सचेंज होने के लिए अलाउ नहीं कर रहे, तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है. क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है. ठीक है. टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? ये जो फ्यूल होते हैं, पेट्रोल है या फिर डीजल है, इनका मतलब क्या बोलते हैं हम? इग्निशन पॉइंट लो होता है. ठीक है. तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद यहाँ पे हमने स्पार्क प्लग दिया होता है. तो ये स्पार्क प्लग क्या करता है? स्पार्क प्रोड्यूस करता है. स्पार्क प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन भी है, पेट्रोल भी है, तो ये एक्सप्लोड होता है. एंड इस एक्सप्लोजन में क्या होता है? इस कंबशन मिक्सचर की वॉल्यूम ट्रिमेंडसली इंक्रीज होती है और वॉल्यूम इंक्रीज होने से फिर से ये पिस्टन जो है वो पीछे जाता है. फिर हम पिस्टन को कनेक्ट करते हैं टू द फ्लाईव्हील. ये फ्लाईव्हील की एडजस्टमेंट ऐसी होती है. सेविंग मशीन, पेडल अप एंड डाउन जातं, चाक गोल फिरतं, वैसी कंडीशन है. पिस्टन फॉरवर्ड बैकवर्ड जाता है, ये इस तरह से कनेक्टेड है. तो ये फ्लाईव्हील क्या होता है? रोटेट होता है. एंड फ्लाईव्हील के रोटेशन के ऊपर हम क्या करते हैं? फिर गियर बॉक्स, फिर चेंज पॉकेट, रियर व्हील, उसको कनेक्ट करते हैं. जैसे फ्लाईव्हील फिरतं तो मागचं चाक फिरतं, गाडी पुढे पळते. कळालं? पवन आर्मी ट्रक मध्ये पण असं होतं. ठीक है. तो ये होते हैं आईसी, इंटरनल कंबशन इंजिन. तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि हम डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0 एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है. टेम्परेचर चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे
डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0 है, बट डेल्टा टी, अरे पवन काय केलं, खराब झाला एवढ्या लवकर, चांगलं बोला, हाँ पानी डाका चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0 है, डेल्टा टी नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 अपॉन एनीथिंग विल बिकम 0, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0, डेल्टा टी नॉट इक्वल्स टू 0, तो सी विल बिकम 0. चलो राइट डाउन. लिहिलं का, काय लिहिलं, लिहा ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मे बी 0, मे बी 0, कब, if delta q equals to 0 and delta t is not equal to 0. डेल्टा क्यू 0 है बट डेल्टा टी कैसे, अभी हमने कंडीशन देखी थी, तो सी क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2 क्या होगा, नंबर 2 में क्या होगा, हम हीट तो सप्लाई करेंगे बट वहाँ पे हीट सप्लाई करने के बाद क्या होगा कि जो सिलेंडर है उसमें जो पिस्टन है उसको हम मूव होने के लिए अलाउ करेंगे. उससे क्या होगा, जैसे अभी मैंने बोला था कि स्पार्क प्लग वहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब अमाउंट ऑफ हीट उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से जो एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन की वजह से पिस्टन जो है वो नीचे जा रहा है. अब पिस्टन नीचे जाएगा मतलब वॉल्यूम राइज करेगी, इंक्रीज होगी, यानी कि जो हीट हमने सप्लाई की थी वो हीट उस कंबशन मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूटिलाइज नहीं हो रही है. वो किसके लिए यूटिलाइज हो रही है, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए. मतलब जितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की थी वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हो गई, मतलब डेल्टा क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गया, बट डेल्टा टी, अगर डेल्टा टी 0 है तो सी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी है, एनीथिंग अपॉन 0, तो सी कितनी बन गई, इन्फिनिटी. राइट डाउन नेक्स्ट केस, सेकंड केस नंबर 2. क्या होगा सेकंड केस में, डेल्टा क्यू नॉट इक्वल टू 0 है बट डेल्टा टी, तो सी इक्वल्स टू कितनी हो गई, इसका मतलब सी की वैल्यू जो है इट में लाई इन बिटवीन 0 से लेके इन्फिनिटी तक. अब पॉजिटिव निगेटिव कब हो सकता है, देखो क्या हो रहा है कि हम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड कर रहे हैं डेल्टा क्यू, इतनी हीट सिस्टम को दे रहे हैं और सिस्टम क्या कर रहा है, उस हीट को लॉस्ट कर रहा है. लेकिन कंडीशन यह है कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमने सप्लाई की थी उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट वो सिस्टम को दे रहा है, तो उस केस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा. जितनी हीट हम दे रहे हैं उससे ज्यादा हीट सिस्टम सराउंडिंग को दे रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा. यानी यहाँ पे हीट सप्लाई करने के बाद भी टेम्परेचर फॉल हो रहा है, मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट बनेगी निगेटिव. एंड उसका उल्टा फिर जितनी हीट दे रहे थे उतनी हीट वो सराउंडिंग को नहीं दे पा रहा है, इसलिए क्या होगा, हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब हीट कैपेसिटी विल बी पॉजिटिव. ठीक है, बस इतना ही था. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इसका मतलब क्या होगा, हम जब भी गैस को हीट सप्लाई करेंगे तो उसको दो कंडीशन में हीट सप्लाई करते हैं. एक तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के बाद हीट सप्लाई करते हैं एंड दूसरा प्रेशर कांस्टेंट रखने के बाद हीट सप्लाई करते हैं. ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देखो कि बेसिकली गिवन गैस का हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है. सपोज टेम्परेचर हम डेल्टा टी से इंक्रीज कर रहे हैं और डेल्टा टी से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम की है, दूसरी कांस्टेंट प्रेशर की है. तो दोनों में से किस सिस्टम के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ज़्यादा होगी टू रेज द सेम टेम्परेचर बाय सेम अमाउंट. मी काय बोललो कळलं का, परत एकदा. दो सिस्टम है ना, एक कांस्टेंट वॉल्यूम की है, एक कांस्टेंट प्रेशर की है.
दोनों को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, सो दैट हमें टेम्परेचर बढ़ाना है और दोनों का टेम्परेचर चेंज करना है बाय डेल्टा टी. हे कळलं आतापर्यंत. तो किस सिस्टीम में एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी या सेम रिक्वायर्ड होगी? गॅस सेम ही आहे, सेम राहील असं आपल्याला वाटतं, बट असं नाही होत. क्या होगा देखो, जिसकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब वो एक्सपांड नहीं हो सकता. एक्सपांड अगर हो नहीं सकता, इसका मतलब जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे वो पूरी की पूरी यूटिलाइज होगी टू रेज द टेम्परेचर. dq इक्वल्स टू du प्लस dw. ऐकले कधी? काय असतं हे? फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. dq इक्वल्स टू du प्लस, अगर वॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे तो dw इक्वल्स टू होता है pdv. पुढचा टॉपिकच आहे आपला अख्खा, बट हे थोडंफार कुठेतरी ऐकलेलं असेल, रिपीटर आहे, आपण थोडी वाटू द्या काहीतरी है ना, हे माहीत पाहिजे आपल्याला. तो dw इक्वल्स टू क्या होता है? p इंटू dv. dv अगर जीरो है तो dw कितना होगा? जीरो होगा. कहाँ पे? कांस्टेंट वॉल्यूम में, मतलब जितनी हीट सप्लाई करेंगे उससे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. बट इंटरनल एनर्जी कब बढ़ती है? जब टेम्परेचर बढ़ता है. तो dq इक्वल्स टू बनेगा du, बट du कितना था? संस्कृति, du nr डेल्टा टी. प्रियंका, हां, f/2 nRT. हे झालंय का? f/2 nRT. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी हीट सप्लाई करेंगे उससे इंटरनल एनर्जी इंस्टेंट बढ़ेगी. लेकिन जो कांस्टेंट प्रेशर पे, वहां पे क्या हो रहा है? प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम नहीं. क्या कांस्टेंट है? इसका मतलब जो हीट हम सप्लाई करेंगे पहले तो वो क्या करेगा? एक्सपांड होने के लिए उसको यूटिलाइज करेगा, और एक्सपांड होने के बाद जो अमाउंट ऑफ हीट उसको मिलेगी उसका यूज करके वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएगा. मतलब फिर से dq इक्वल्स टू du प्लस dw है. तो यहाँ पे dw नॉन जीरो है क्योंकि pdv में p कांस्टेंट है, dv है. तो इसका मतलब क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस बाय सेम अमाउंट विल बी ग्रेटर इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड कम होगी इन केस ऑफ कांस्टेंट. रही लक्षामध्ये? ठीक है. अब यहाँ पे देखो, हम दो टाइप की हीट को यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं. पहले आ रही है CV. CV का मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. कितना होगा? CV इक्वल्स टू CV इक्वल्स टू, तो फॉर्म्युला तोच आहे, फक्त V लिहिलं. याचा अर्थ काय होतोय? C मेजर कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, हीट भी सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे. ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा Q इक्वल्स टू कितना होगा? CV इंटू n इंटू डेल्टा टी. उसी तरह से दूसरी हीट हम मेजर करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, दैट इज CP. कितना होगा CP? यानी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर कितना बनेगा? CP इंटू n इंटू डेल्टा टी. मतलब गैसेस की केस में जब भी स्पेसिफिक हीट मेजर की जाएगी, डिफाइन की जाएगी, वो दो टर्म में होगी. एक कांस्टेंट प्रेशर पे, दूसरी कांस्टेंट वॉल्यूम पे. कांस्टेंट प्रेशर पे दूसरी कांस्टेंट, जिसमें रिलेशन क्या है? CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन होगा CV से. क्यों? अभी डिस्कस किया है उसको हमने. ठीक है, CP विल बी ग्रेटर देन CV. अब बोर्ड पे ध्यान दो. अकॉर्डिंग टू FLOT, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे. तब तक के लिए dq इक्वल्स टू होता है du प्लस dw, वेर dq का मतलब अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, du का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, dw का मतलब वर्क डन. एक तो बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग या फिर ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग. बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग कब होगा? बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग म्हणजे काय? सिस्टम मुळे सराउंडिंग वर कब होगा? जब एक्सपांशन होगा. कळालं? एंड बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम कब होगा? म्हणजे सिलेंडर है, उसका पिस्टन अगर ऑटोमेटिक ऊपर आ रहा है मतलब एक्सपांशन हो रहा है, मतलब वर्क किसके ऊपर हो रहा है? सराउंडिंग के ऊपर. लेकिन पिस्टन को हम कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो
सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, ठीक है। बट कंडीशन क्या है कि अगर हम ये डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी वी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे अप्लाई करेंगे, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, डी क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू बनेगा डी यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्लस डी डब्ल्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। बट ये जो डी डब्ल्यू होता है, डी डब्ल्यू का मतलब कौन, वर्क डन, ये होता है एक्चुअल में P इंटू डी वी। बट अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डी वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, 0। इसका मतलब वर्क डन इन द प्रोसेस कितना हो गया। अगर प्रोसेस में वर्क डन 0 हो रहा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये कंप्लीटली यूटिलाइज्ड होती है इन हीट सिस्टम, सॉरी इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। यानी डी क्यू इक्वल्स टू क्या बन गया, डी यू। बट कहाँ पे एप्लीकेबल है, ओनली वॉल्यूम कांस्टेंट है तो। क्लियर। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दे। डी क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे देखी थी, कितनी है डी क्यू की वैल्यू, सी वी एन इंटू डेल्टा टी, करते का बघा, हे इकडे डिफाइन केलं होतं आपण, हीट सप्लाइड ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम कितनी आहे, सी वी एन डेल्टा टी। या इक्वेशन मध्ये फक्त आपण पुट करतोय। डी यू का मतलब किती असते, एन आर टी, बस टी रिप्लेस बाय क्या होगा, डेल्टा टी। वेरी गुड। तो ये बनेगा एफ अपॉन 2, बोलो एन आर इंटू डी टी या फिर डेल्टा टी। हे कळतंय का सगळ्यांना कुठून येतंय ते। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये इक्वेशन मिला था, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू। डी यू कहाँ से आ गई, आज के लेक्चर का पहला ही पॉइंट था, डी यू इक्वल्स टू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। कहाँ से आ गया था, 1 by 1, पहले लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ईच मॉलिक्यूल अलोंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी कितनी होती है, हाफ के टी। फिर मॉलिक्यूल के ऊपर से मोल्स के लिए कैलकुलेट की फॉर ऑल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, कितना बन गया, एफ बाई टू इंटू के टी इंटू एन ए, मतलब बना एफ बाई टू इंटू आर इंटू टी। अगर टोटल गैस के लिए चाहिए तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ बाई टू एन आर टी। अगर वही चेंज है तो उसको हमने बोला था डी यू, एंड डी यू इक्वल्स टू बनेगा एफ बाई टू एन आर डी टी, डेल्टा टी किंवा डी टी, ठीक है। एंड उसको यहीं पे पुट कर रहे हैं हम। क्लियर है। अब यहाँ पे एन डेल्टा टी, तो सी वी इक्वल्स टू कितना आ गया, एफ बाई टू टाइम्स ऑफ आर। मतलब अगर हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मालूम है तो हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, वेयर आर इज द, एफ इज द, ठीक है। कल हमने ऑलरेडी इसका टेबल देखा है। अगर मोनोएटॉमिक होगा तो 3/2r, अगर डायएटॉमिक लो टेम्परेचर है तो, अगर हाई टेम्परेचर है तो, एंड अगर पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर है, हाई टेम्परेचर है तो 4 टाइम्स ऑफ आर। चलो हो गया लिख के। Next, relation between Cp, Cv and R. Relation between Cp, Cv and R. क्या होता है रिलेशन, Cp, Cv and R. Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। कैसे आता है, 1-2 मिनट में देखो। फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे। डी क्यू इक्वल्स टू बनेगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब यहाँ पे डी क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अगर सप्लाई करेंगे तो डी यू भी क्या होगी, कांस्टेंट प्रेशर पे होगी। तो डी क्यू इक्वल्स टू बनेगा डी यू प्लस क्या, डी डब्ल्यू। बट यहाँ पे डी यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होती है, हीट सप्लाइड होती है। कहाँ पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इसलिए हम यहाँ पे डी क्यू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल्स टू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डी डब्ल्यू ऐसे लिख सकते हैं। बट वर्क डन कितना होता है, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू
P इंटू डी वी, और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय एन आर डी टी. कुठून पी वी इक्वल्स टू एन आर टी है, बस वी डी वी था इसलिए टी डी टी बना. इसको अगर पुट करेंगे तो ये डी क्यू इक्वल्स टू ये डी क्यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्लस क्या है एन आर डी टी. अगर थ्रू आउट हम एन डी टी से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, पवन यार धरून बसच जावर उद्यापासून. हां मी तेच म्हटलं पवनला, म्हणजे 2-4 जे टीचर आहेत ना उस्मानपुरातले त्यांना ट्रेनिंगच पवननी दिली आहे. ठीक है, अब इसको क्या करना है, थ्रू आउट एन डी टी से डिवाइड करना है. ठीक है, एन डी टी से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, डी क्यू पी अपॉन एन डी टी इज इक्वल्स टू डी क्यू वी अपॉन एन इंटू डी टी प्लस आर. हे डी क्यू बाय एन डी टी काय असतं, सी पी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, मतलब ये बनेगा सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर, यानी सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आ गया आर. ये होता है रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. संगम हो गया, यस नो. तुझं एज किती बेटा, वय किती तुझं, 18. तुझ्या एजच्या डबल माझा टीचिंग एक्सपिरियन्स, कळालं ना, खोटं नाही बोलायचं. ठेव मोबाईल. व्हायब्रेट होत होता, 3 मिनटं लागतात का व्हायब्रेट कसं होते बघायला. चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर. तो अभी हमने प्रूव किया था सी वी इक्वल्स टू कितना था, एफ बाई 2 टाइम्स ऑफ आर सूरज. तो सी पी कितना होगा, हे बघा सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर है, तो सी पी इक्वल्स टू क्या होगा, सी वी प्लस आर होगा. सी वी कितना है, तो सी पी इक्वल्स टू क्या होगा, एफ बाई 2 प्लस एफ बाई 2 आर प्लस आर, यानी कितना होगा एफ बाई 2 प्लस 1 इंटू आर. ये बन गया सी पी. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिलेशन ही है सी पी के एंड सी वी के विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सी वी है तो एफ बाई 2 आर, सी पी है तो एफ बाई 2 प्लस 1 ब्रैकेट में इंटू आर, एफ बाई 2 प्लस 1 ब्रैकेट में इंटू आर. फिर इनके ऊपर से हम ग्यामा कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या होता है ग्यामा, मतलब रेशो ऑफ सी पी अपॉन सी वी. अब देखो सी पी कितना है, एफ बाई 2 प्लस 1 इंटू आर है, सी वी कितना है, एफ बाई 2 इंटू आर है, तो आर आर एफ बाई 2 एफ बाई 2 नाही होणार, मग काय करावं लागेल, बर. देखो इसके बाद में ग्यामा इक्वल्स टू क्या बचा, एफ बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एफ बाई 2. तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं क्या, ए प्लस बी अपॉन सी कैन बी रिटन एज ए बाई सी प्लस बी बाई सी. तो सेपरेट करेंगे तो एफ बाई 2 प्लस एफ बाई 2 1 प्लस 1 अपॉन एफ बाई 2, मतलब तो ग्यामा इक्वल्स टू होता है 1 प्लस 2 बाई. परत एकदा सी वी इक्वल्स टू एफ बाई 2 आर, सी पी इक्वल्स टू एंड ग्यामा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 बाय एफ. उल्टा करना है, ठीक है, 1 प्लस 2 बाय एफ. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन एफ बाई 2 इक्वल्स टू कितना आएगा,
व्हेरी गुड. 1 अपॉन गॅमा -1. कसं हे बघा, ये +1 इधर आके -1, गॅमा -1 इक्वल टू 2/f है, तो f/2 इक्वल्स टू उलटे केलं ना, 1 अपॉन गॅमा -1. पवन व्हॉट इज गॅमा? व्हेरी गुड, CP/CV. अनिकेत व्हॉट इज गॅमा? CP/CV चे का नक्की? शुभम व्हॉट इज गॅमा? दिशा व्हॉट इज आर? व्हॉट इज आर? बर. गायत्री व्हॉट इज एफ? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ठीक है, अब यहाँ पे f/2 मिल गया. संस्कृति CV क्या था? f/2. इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CV इक्वल्स टू R अपॉन गैमा -1. CV क्या था? f/2 इंटू आर, बट f/2 कितना है? 1 अपॉन गैमा -1 इंटू आर, मतलब कितना होगा? R अपॉन गैमा -1. ये आ गया CV. अब इसी के सिमिलर मुझे CP चाहिए. कर ना मग ॲड, मला कशाला सांगतोय? गॅमा 1 म्हणजे गॅमा R अपॉन गॅमा -1. ठीक है, देखो CP इक्वल्स टू क्या था? f/2 प्लस 1 इंटू आर. यहाँ पे f/2 मतलब कितना है? यहाँ से होता ना CP इक्वल्स टू f/2 प्लस 1 इंटू आर. अब यहाँ पे f/2 को हमने क्या बोला है? 1 अपॉन गैमा -1. ये +1 है इंटू आर. सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? गैमा अपॉन गैमा -1 इंटू आर. ये कौन हो गया? CP. यानी CP इक्वल्स टू फिर से गैमा R डिवाइडेड बाय गैमा -1. पवन व्हाट इज गैमा? हाँ, CP/CV. वेरी गुड. देखो, आज हमने न्यू पॉइंट डिस्कस करना शुरू किया था. कौन सा पॉइंट था? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जिसने एक्सप्लेन किया कि गिवन मॉलिक्यूल का गिवन डायरेक्शन में जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, कितनी होती है? हाफ ऑफ k इंटू टी. एंड ये सेम होती है इन हर एक डायरेक्शन. उसके ऊपर से हमने फिर से इंटरनल एनर्जी को इंट्रोड्यूस किया. वहाँ पे हमने लिखा कि इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इक्वल्स टू होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस. लेकिन आइडियल गैस की केस में इंटरनल अट्रैक्शन के फोर्सेस नेग्लिजिबल होते हैं, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है. तो एनर्जी इक्वल्स टू बनेगा काइनेटिक एनर्जी. लेकिन जो मॉलिक्यूल ऑफ द गैस है ये ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर सकता है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर सकता है, वाइब्रेशनल मोशन परफॉर्म कर सकता है. इसलिए टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी द सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. फिर हमने देखा कि अगर एक मॉलिक्यूल है एंड उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F है, तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी टोटल? f/2 kT. f/2 kT एक मॉलिक्यूल के लिए. वही अगर एक मोल की बात करेंगे तो मोल के लिए क्या करना है? Na से मल्टीप्लाई करना है. तो वही एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस कितनी बनेगी? f/2 इंटू k इंटू Na इंटू टी. बट k इंटू Na को हमने R बोला है, इसलिए एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस कितनी होगी? f/2 RT. लेकिन टोटल गैस की इंटरनल एनर्जी चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मतलब कितना बनेगा? f/2 nRT. f/2 nRT. क्लियर? f मतलब से लाईट लवकर लागली पाहिजे, विचार करायला वेळ नाही गेला पाहिजे. ठीक आहे. f मतलब, n मतलब R T एब्सोल्यूट टेम्परेचर म्हणजे केल्विन का टेम्परेचर. ठीक है. और ये
अगर टोटल एनर्जी है तो उसमें अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो डायटोमिक गैस लो टेम्परेचर पे तो हाई टेम्परेचर पे तो पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर है तो, एंड उस केस में अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो D इक्वल्स टू F/2 NR सेम रहेगा, बस क्या होगा T विल बी रिप्लेस बाय dt। और उसमें हमने देखा कि सिर्फ डिसऑर्डर्ड मोशन जो है उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, ठीक है, ऑर्डर मोशन की वजह से नहीं। तो ये एनर्जीज का डिस्कशन खत्म करने के बाद इंट्रोड्यूस किया था स्पेसिफिक हीट को। वहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया CV एंड CP को। CV मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CP मतलब तो कौन ग्रेटर होता है, मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर ग्रेटर होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हमने क्या किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो अप्लाई करने से पहले प्रूव किया कि ये जीरो भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है। फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स CV इक्वल्स टू मिला F/2 टाइम्स ऑफ CV इक्वल्स टू F/2 टाइम्स ऑफ CV इक्वल्स टू पूर्ण मना CV इक्वल्स टू F/2 R, CV इक्वल्स टू हे दिसायला लागले ना अल्फाबेट आता येलो कलर मध्ये, CV इक्वल्स टू F/2 टाइम्स ऑफ R, CV इक्वल्स टू वेअर CV एट कांस्टेंट वॉल्यूम F R, वेरी गुड, ये CV हो गया। उसके बाद में फिर से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमने रिलेशन प्रूव किया इन बिटवीन CP एंड CV। क्या था, CP माइनस CV इक्वल्स टू, उसके अकॉर्डिंग CV अगर F/2 R है तो CP बनेगा F/2 प्लस 1 ब्रैकेट इंटू R, CP बनेगा F/2 प्लस 1 ब्रैकेट इंटू R, CV इक्वल्स टू CV CP गामा है तो CP बाय CV मतलब 1 प्लस 2 बाई अब कितना होगा गामा 1 प्लस अरे पूर्ण म्हणा तेवढंच आठवायला 2 बाई अब काय 1 प्लस 2 बाई अब गामा इक्वल्स टू 1 प्लस, इसके ऊपर से F/2 कैलकुलेट किया, कितना F/2 1 अपॉन गामा माइनस 1, इसलिए CV इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1, CP इक्वल्स टू गामा R अपॉन गामा माइनस 1। कळलं, परत एकदा CV CP गामा 1 प्लस 2 बाय F, CV R अपॉन गामा माइनस 1, CP गामा R अपॉन गामा माइनस 1 हो गया है ना। पुढचे कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन सगळ्या याच्यावरच राहील लक्षामध्ये। परत एकदा पवन, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गॅस, आन्सर येत नसलं का मास्कवर जातं, बरोबर आहे ना। एकदम हळूहळू लक्षात घ्या, आपल्या ब्रेनला समजावून घ्या बिचारायला, त्याचेही लिमिटेशन्स आहेत, कळालं ना। आपल्याला वाटतं की त्याला सगळंच आठवायला पाहिजे, बट असं पॉसिबल आहे का, 100% पॉसिबल आहे जर आपण त्याच्या हिशोबाने वागलो तर, कळालं ना। ज्या भाषेत आता मी जर म्हटलं की नाही मला तुम्हाला मराठी हिंदी इंग्लिश नाही सांगायची, तामिळमध्ये शिकवायचे, उर्दूमध्ये शिकवायचे, काय होईल, काय बाउन्स होईल, बाउन्स वगैरे काही नाही होणार, डोक्यात जाईल तुमच्या, पण कळेल का, कळतंय ना। मग तुम्हाला समजण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, समजणाऱ्या भाषेमध्ये शिकवावं लागेल। सेम तुमच्या ब्रेनला समजणाऱ्या भाषेमध्ये त्याला इनपुट द्या, सगळ्यात महत्त्वाचं त्याला कळते फक्त लँग्वेज ऑफ, त्यामुळे रिमेंबर करताना एक तर बोर्डची येलो कलर रिमेंबर करा, नाही तर नोटबुकचे ब्ल्यू कलर, कळालं ना। आणि सिक्वेन्सनी रिमेंबर केलं तरच आठवणार आहे आणि कन्फ्युजन होणार नाही, नाहीतर मध्येच मी CPचा गामा R आपण गामा मायनस 1 सांगणार आणि मग नंतर मी इंटरनल एनर्जी सांगणार, या पद्धतीने जर गेले तर पवनला माहिती आहे कसा गोळ होतो, सगळं येऊन पण काहीच येत नाही। स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज लक्षात ठेवा, ठीक है। आज का लेक्चर शुरू हुआ था इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। उसने क्या बोला, एक मॉलिक्यूल की एक डायरेक्शन में एनर्जी होती है हाफ kT, तो एक मॉलिक्यूल की ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में टोटल एनर्जी बनेगी F/2 kT। अगर मॉलिक्यूल रिप्लेस्ड बाय मोल बोला तो क्या करना पड़ेगा, Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो F/2 K इंटू Na इंटू T, बट K इंटू Na मतलब R, तो एक मोल की एनर्जी बन गई F/2 RT। अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिए मतलब पूरा गैस आ गया, मतलब F/2 nRT, F/2 F मतलब N मतलब RT हो गया, ठीक है। उसके बाद में मोनो है तो F
फक्त 3 एफ म्हणतोय मी F3 डाय तो कधी लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर एंड पॉली एटॉमिक है नॉन लीनियर है तो उसके बाद में डिसऑर्डर्ड मोशन इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे डी यू इक्वल्स टू F/2 NR dt F/2 NR dt F/2 ठीक है। उसके बाद में स्पेसिफिक हीट को इंट्रोड्यूस किया था क्या होती है C इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी वो जीरो भी पॉसिबल है इन्फिनिटी भी पॉसिबल है पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है मेजर करते हैं हम ऑलवेज एक तो कांस्टेंट प्रेशर पे नहीं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजर किया तो CV इक्वल्स टू F/2 झाला गोल सगळं F/2 R एंड CP है तो F/2 प्लस 1 ब्रॅकेट इंटू R रिलेशन क्या है CP मायनस CV इक्वल्स टू R कन्फ्यूज झालं CP मध्ये तरी ते व्हॅल्यू पुट करून करू शकता परत ठीक आहे गॅमा इक्वल्स टू उल्टा व्हील है ना 2/F 1 प्लस तो उसके ऊपर से CV इक्वल्स टू R अपॉन गैमा माइनस 1 CP इक्वल्स टू नेक्स्ट मिक्सचर ऑफ गैसेस मतलब दो गैस को अगर मिक्स किया है तो उस केस में नंबर 1 असं लिहा तुम्ही मिक्सचर ऑफ गॅसेस त्याच्यामध्ये लिहा इफ N1 डॅश नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गॅस N2 number of moles of second gas very good M1 molar mass of first gas M2 excellent very good if N1 is the number of moles of first gas N2 is the number of moles of second gas M1 is the molar mass of first gas M2 is the molar mass of the second gas then molar mass of the mixture will be मोलार मास ऑफ द मिक्सचर विल बी कितना होगा N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2 नेक्स्ट पॉइंट इफ CP1 क्या होगा CP1 मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर फर्स्ट गैस CP2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर किसके लिए फॉर सेकंड गैस देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर द मिक्सचर काइल N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 अभी सेम रिपीटेशन CV1 क्या होगा CV1 मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर फर्स्ट गैस CV2 बोला स्टेटमेंट बोला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर at constant volume for second gas then specific heat capacity at constant volume of mixture will be सांगा का N1 CV1 plus N2 CV2 divided by N1 plus N2 तो इनके ऊपर से गैमा फॉर मिक्सचर कितना होगा क्या होता है CP अपॉन CV तो डिवाइड करेंगे तो N1 प्लस N2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाय N1 CV1 प्लस N2 CV2 एंड ये सारे रिलेशंस
बस ये एक फॉर्मूले के लिए रिक्वायर्ड थे। N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय गामा फॉर मिक्सचर -1 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन गामा 1 -1 प्लस पवन इथं गामा काय CP/CVC का मला वाटलं बदलला, ठीक आहे, प्लस N2 डिवाइडेड बाय गामा 2 -1. चलो नेक्स्ट पॉइंट, मीन फ्री पाथ. पहले फ्री पाथ मतलब क्या होता है? करो डिफाइन फ्री पाथ को. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. लिहा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. क्या ये फ्री पाथ? तो मीन फ्री पाथ मतलब क्या होगा? लिया, मीन फ्री पाथ एवरेज डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग सक्सेसिव कोलिजन. एवरेज डिस्टेंस traveled during successive collisions. Next point, mean free path is denoted by lambda किंवा लैम्बडा बार म्हटलं तरी चालेल त्याला, ठीक आहे, लैम्बडा वेवलेंथ हो जाएगी लैम्बडा, एंड इज गिवन बाय, हे बोर्डवरचा नका लिहू, क्या होगा फॉर्मूला इसका? याच्या अगोदर एक स्टेटमेंट मधला फॉर्मूला पाहिजे आपल्याला. क्या होगा? हे काय लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 फ्री पाथ की एडिशन है. मतलब क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट नंबर ऑफ कोलिजन. राइट डाउन. मीन फ्री पाथ इज इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स. टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टोटल नंबर ऑफ कोलिजन. मतलब जो डिस्टेंस हुआ है डिवाइडेड बाय कितने कोलिजन हो गए, ठीक है. देन फॉर्मूला बनेगा लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 3 अप टू लैम्बडा n डिवाइड बाय n. वैष्णवी ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? लेंथ आहे म्हणून मीटर. पवन ऐसा यूनिट मीन फ्री पाथ एन एन डिनोमिनेटरला नहीं, का बर नहीं? एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन, मतलब उसको यूनिट नहीं है, ठीक है. तो मीन फ्री पाथ का यूनिट क्या होगा? ठीक है. अब इसके लिए और एक फॉर्मूला हमें डिराइव करना है जो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्राउनियन मोशन का जो पवन सांगत होता. उसके लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे छोटा सा एजम्पशन करेंगे, और एजम्पशन ये होगा हमारा एक कंटेनर है और कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल है.
लेकिन हम सारे मॉलिक्यूल को कंसीडर नहीं करने वाले, कुछ स्टैंडर्ड केस है रेफरेंस के लिए, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे, ठीक है। ये इतना बड़ा कौन है, मॉलिक्यूल है, जिसका डायमीटर आपको बोला है कितना है, डी है। कितना है डायमीटर, डी है। अब इस मॉलिक्यूल का हम बोलेंगे एज ए, कौन सा मॉलिक्यूल है, ए। और ये ए वाला मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, v इतनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में। बट रेफरेंस के लिए हमने कंडीशन इस तरह से कंसीडर की है कि इस ए को छोड़ के बाकी जितने सारे मॉलिक्यूल्स है दे आर एट रेस्ट। प्रैक्टिकल केस नहीं है, बस हमारा एजम्पशन है। क्या है एजम्पशन, मॉलिक्यूल एट ए को छोड़ के सारे मॉलिक्यूल्स एट रेस्ट है, मतलब सिर्फ मोशन कौन परफॉर्म कर रहा है, ए। तो ए अगर मोशन परफॉर्म करेगा और यहाँ से यहाँ तक उसकी मोशन हम कंसीडर करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल गिवन टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, v इंटू टी। क्या हो गया, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल इन टाइम इंटरवल t। कैसे आ रहा है समझते गए, v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, मतलब v इंटू टी। तो ये आ गया vt, इसको हमने बोला डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल इन टाइम इंटरवल t। तो ये मॉलिक्यूल जो है t इतने टाइम में vt इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो बाकी सारे मॉलिक्यूल अगर रेस्ट में, मतलब कोई मोशन में है नहीं, इसका मतलब ये a वाला मॉलिक्यूल सिर्फ इतने पोर्शन में जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे उनसे ही कोलाइड कर सकता है, करतेगा। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे स्मॉल n को, और स्मॉल n का मतलब होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन v। कैपिटल N का मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, v का मतलब वॉल्यूम। यानी कि अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कैपिटल N कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, N एंड V को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो कैपिटल N चाहिए तो V इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड इसी को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स लिखूंगा तो क्या होगा, क्या ये कैपिटल N मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उतने ही कोलिजन्स होने वाले हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन भी बोल सकते हैं, कळतंय ना। दोन मॉलिक्यूल असेल तर दोन कोलिजन का एक कोलिजन, कळालं ना। पण हा एक ए सोडून किती मॉलिक्यूल झाले, एक, तो जितने मॉलिक्यूल्स उतने कोलिजन। नाही कळलं, ए चालला होता, रस्त्याने एक मॉलिक्यूल भेटला, तर त्याच्यासोबत कोलाइड झाला, किती कोलिजन झाले, कळालं ना। एक मॉलिक्यूल एक कोलिजन, 10 मॉलिक्यूल n मॉलिक्यूल, कळलं आता। मी 2 म्हटलो होतो, पण 2 कुठले कुठले, हा ए होता ना। चलो, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कोलिजन कितने होंगे, स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितनी है, ही कुठून आली वॉल्यूम, पाई डी स्क्वेअर मतलब एरिया इनटू लेंथ, लेंथ कितनी थी, वीटी। तो ये आ गया नंबर ऑफ कोलिजन्स। अब देखो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या था, जो आपने लिखा है वर्डिंग में, अरे टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था, अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हैं, वी वी टी टी। तो मीन फ्री पाथ कितना हो गया, क्लियर। बट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमने एज्यूम किया था ए को छोड़ के सारे मॉलिक्यूल रेस्ट में, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है क्या, इसलिए हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बोलते हैं कि ये √2 टाइम से चेंज होता है। तो फॉर्मूला बस इस तरह से बनेगा, मीन फ्री पाथ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 टाइम्स ऑफ पाई एन डी का स्क्वेअर। हे √2 कुठून आणले आपण, ये थेरोटिकल हमारा डेरिवेशन था और ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। तो डिफरेंस क्यों आ रहा था, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में सारे मॉलिक्यूल्स मोशन में रहेंगे, बट ये थेरोटिकल पार्ट में हमने क्या लिया था, मॉलिक्यूल रेस्ट में लिए थे, इसलिए जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था वो करेक्ट था। इसलिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें 1 अपॉन √2
पाई एन डी स्क्वेयर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, एन का मतलब लिख के दिया था मैंने, क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। डी का मतलब डायमीटर, किसका, ईच मॉलिक्यूल का। लैम्बडा मतलब मीन फ्री पाथ। क्लियर है। अब यहाँ पे इसके अदर फॉर्म भी हमें देखने हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बट हाँ रुपेश, पाई आर स्क्वेयर चाहिए क्या? नहीं, डायमीटर ही लेना है यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है ना कि वो सिलेंड्रिकल ट्रैवल कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी जाता है, इस डायरेक्शन में भी जाता है, तो दोनों साइड के कोलिजन कंसीडर होते हैं। बट हमने क्या किया है, रेफरेंस के लिए एक साइड में लिया था, इसलिए रेडियस लेने की बजाय हम डायमीटर ले रहे हैं। खड़ा लो ना, डी इक्वल्स टू 2r ही बनेगा, मतलब दोनों साइड में लेंगे तो वो सेम ही बनेगा, क्योंकि उसकी मोशन दोनों साइड में होती है। बट रेफरेंस के लिए हम एक साइड में कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डायमीटर ही लेते हैं हम। ओके चलो, तो यहाँ पे n दिया है। अब देखो n का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट। अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं हम, क्या बरो, डेंसिटी इक्वल टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। टोटल मास क्या बनेगा, n इंटू यम। मतलब कि सेम जो फॉर्मूला था उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे n इक्वल टू रिप्लेसमेंट होगी रो बाय m से, क्या बनेगा फिर बोलो, m अपॉन √2 पाई डी स्क्वेयर इंटू रो। ही एडजस्टमेंट करा लेगा। स्मॉल एन मतलब कौन, कैपिटल एन अपॉन वी, उसको मास से मल्टीप्लाई किया, किसका मास, ईच मॉलिक्यूल का। तो ये क्या हो गया, यम इंटू एन मतलब टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम यानी डेंसिटी। तो डेंसिटी रो इक्वल्स टू कौन है, एन इंटू यम, यानी कि एन इक्वल्स टू कौन होगा, रो अपॉन एम। तो यहाँ पे एन को रिप्लेस किया बाय रो अपॉन एम, तो 1/1/1 एम ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया एम अपॉन √2 पाई डी स्क्वेयर इंटू रो। क्लियर। फिर से यहाँ पे m का मतलब ईच मास नहीं, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, रो डेंसिटी, d लैम्बडा, अगेन p इज इक्वल्स टू n इंटू के इंटू टी। ये रिलेशन भी हमने आइडियल गैस इक्वेशन का प्रूव किया था, ठीक है। तो यहाँ पे n को हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्या होगी n की रिप्लेसमेंट, p बाय के टी। तो इस सीक्वेंस का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे मिलेगा हमें, क्या होगा, लैम्बडा इज इक्वल्स टू बोलो k इंटू टी डिवाइडेड बाय √2 पाई डी स्क्वेयर इंटू पी, वेयर p का मतलब प्रेशर, k का मतलब बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, टी का मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ, पहला λ1 प्लस λ2 अप टू λn अपॉन n, सेकंड वन √2 पाई एन डी स्क्वेयर 1 अपॉन में, उसके बाद एंड लास्ट वन के टी अपॉन √2 पाई डी स्क्वेयर इंटू पी, ठीक है। तो है नहीं, गलत आता, ठीक है। इसके बाद में अगर हम यहाँ पे डिपेंडेंसी लिखेंगे इनकी, तो क्या होगा, देखो मीन फ्री पाथ यानी लैम्बडा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फर्स्ट केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसके बाद directly proportional to mass of each molecule, then inversely proportional to the density of gas, then inversely proportional to the pressure, then directly proportional to the absolute temperature, ठीक है। तो ये हो गए रिलेशंस रिलेटेड टू मीन फ्री पाथ। काय नाही तिकडं, हेच इम्पॉर्टंट आहे।
काय बघायचं तुला तिकडं? हां, डायग्राम बस का? CV, CP, R, काही पण सांगतो का? आरचा पण फॉर्म्युला आहे का? युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट काय सांगितलं तू? मला वाटलं फॉर्म्युला सांगितलं आहे का? प्रिया, गॅमा, गॅमा काय असतं? गॅमा हे मोबाईल व्हायब्रेट करायला बघ परत. चैताली, गॅमा काय असतं पण गॅमा? नाव काय गॅमाचं? डिफाईन काय कसं करतो आपण? रेशो ऑफ CP बाय CV, ॲडियाबॅटिक कॉन्स्टंट. पवन, व्हॉट इज CP इन टर्म्स ऑफ गॅमा? चलो फिनिश्ड. सूरज, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस F/2 nRT. बर. ओमकार, व्हाट इज F? फिश. सिद्धेश, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गॅस. व्हेरी गुड. तांदळे, इंटरनल एनर्जी ऑफ गॅस. F/2 nRT. नहीं? चलो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. रियल गैस. रियल गैस क्या होगा? रियल गैस मतलब the gas which does not obeys gas laws and not follows gas equation, ideal gas equation. म्हणजे आपण जे स्टडी करतो तसं काही नाहीच आहे. रियल गैस मतलब जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, और हम क्या लिख रहे हैं? ये गैसेस ना गैस लॉज फॉलो करते हैं ना आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करते हैं. ठीक है. रियल गैस, द गैस विच डज नॉट फॉलो गैस लॉज एंड आइडियल गैस इक्वेशन, उसको क्या बोला जाता है? रियल गैस. कड़ा ना? रियल गैस मतलब जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, प्रैक्टिकली होता है. अब ये ऐसे क्यों हो गया? क्योंकि हम क्या करते हैं? आइडियल गैस में कंडीशन कंसीडर करते हैं कि उनके बिटवीन फोर्स ही नहीं है, बट प्रैक्टिकली सारे गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं
और इसकी वजह से क्या होता है कि जो एजम्पशन हम आइडियल गैस के कर रहे थे वो पूरे के पूरे चेंज ही होते हैं। जैसे कि हमने एजम्पशन केटीजी का बनाया था, उसमें लिखा था कि वॉल्यूम एक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, बट प्रैक्टिकली वो होती ही है, उसको कंसिडर करना पड़ता है अगर बात रियल गैस की आएगी तो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हम आइडियल गैस इक्वेशन में वॉल्यूम V लेते थे उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा V माइनस बी से। इसको बोला जाता है रियल गैस के लिए वॉल्यूम का करेक्शन, रियल गैस के लिए वॉल्यूम का करेक्शन, वेयर बी का मतलब कांस्टेंट है। क्या होता है ये कांस्टेंट? जो वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स ने एक्वायर की थी उसके 4 टाइम्स ये बी होता है। तो बी के डायमेंशंस क्या बनेंगे, यूनिट क्या बनेगा? वॉल्यूम इंटू 4 मतलब वॉल्यूम ही आएगी, मतलब मीटर क्यूब, एंड डायमेंशंस होंगे L3 का L माइनस 3 L3, ठीक है। तो ये हो गया B। तो ये वॉल्यूम का करेक्शन हमें करना पड़ता है। क्यों करना पड़ रहा है, समझ में आ रहा है ना? आइडियल गैस में हम डायरेक्ट बोलते हैं कि नेग्लिजिबल है, निगलेक्ट कर दो, डायरेक्ट V कंसिडर करो, लेकिन प्रैक्टिकली हमें समझ में आता है कि जो गैसेस की वॉल्यूम है उसके 4 टाइम स्पेस अवेलेबल नहीं होता है गैस को कंटेनर का मतलब वो वॉल्यूम एक्वायर करने के लिए, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम करेक्शन में V माइनस बी इससे रिप्लेस करते हैं V को, ठीक है। उसके बाद में वॉल्यूम के सिमिलर हमें यहाँ पे करेक्शन करना पड़ता है प्रेशर का। अब प्रेशर का करेक्शन क्यों करना है? क्योंकि आइडियल गैस में हमने कंसीडर किया था कि मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं करते, इसलिए जितना सारा फोर्स रहेगा वो किसके ऊपर इंपार्ट करेंगे, वॉल के ऊपर इंपार्ट करेंगे, और उसकी वजह से प्रेशर इंड्यूस्ड होगा। लेकिन प्रैक्टिकली मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो फोर्स वॉल के ऊपर इंपार्ट होने वाला था उसकी वैल्यू कम होगी। कितने फैक्टर से, कितने अमाउंट से? उतने अमाउंट से जितने अमाउंट से वो एक दूसरे को अट्रॅक्ट करने वाले कळतंय का? 20 न्यूटन फोर्स पहिले आपण वॉलवरच अप्लाय करत होतो, बट मागून आपल्याला कोणतरी ओढायला लागले 2 न्यूटननी, तर आपण अप्लाय किती करू शकतो? 18 न्यूटन। कळालं ना? इसकी वजह से प्रेशर में भी हमें करेक्शन करना पड़ता है। तो ये प्रेशर में करेक्शन होता है PV इक्वल्स टू NRT फॉर 1 मोल। तो ये NRT बनेगा RT, P इंटू V था तो V रिप्लेस बाय हुआ था V माइनस बी माइनस ऑफ A अपॉन V स्क्वेयर। ये हमें प्रेशर में करेक्शन करना पड़ता है, जहाँ पे P का मतलब R T V B, कौन था कांस्टेंट? वो वॉल्यूम करेक्शन में यूज किया था वो V माइनस बी वाला, ठीक है। A कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट नहीं म्हणा त्याला, कांस्टेंट म्हणायचं, ठीक है। कौन सा कांस्टेंट? प्रेशर के करेक्शन में यूज किया था वो कांस्टेंट, ठीक है। अब A के डायमेंशंस या फिर A का यूनिट क्या होगा? L⁻⁶ नहीं, काय होतं हे? हां, एवढा वेळ? जूल मीटर स्क्वेअर? नाही, युनिट सांगा। 4 न्यूटन इंटू मीटर रेज टू 4। हे बघा P इक्वल्स टू AV स्क्वेयर है, A अपॉन V स्क्वेयर है, तो A क्या बनेगा? PV स्क्वेयर। प्रेशर में क्या था? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वेयर का मीटर रेज टू -2, तो ये V स्क्वेयर प्लस 6 उधर जाएगा, प्लस 6 माइनस 2, तो न्यूटन मीटर रेज टू 4। ये बनेगा यूनिट किसके लिए? A के लिए। एंड इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें रियल गैस का स्टेट का इक्वेशन मिलता है, जिसको बोला जाता है कौन सा इक्वेशन? वेरी गुड, वंडरवॉल, वैंडरवाल। क्या होता है वैंडरवाल का इक्वेशन? P प्लस A अपॉन V स्क्वेयर इंटू V माइनस बी इक्वल्स टू RT। ठीक है, ये होती है कंडीशन फॉर रियल गैस, मतलब वहाँ पे आइडियल गैस का इक्वेशन अप्लाई नहीं होता है। वैंडरवाल्स इक्वेशन, वैंडरवाल्स इक्वेशन P प्लस A अपॉन V स्क्वेयर इन ब्रैकेट V माइनस बी इज इक्वल्स टू R इंटू T। क्लियर?
ये हो गया रियल गॅस. अब इसके बाद में लास्ट में कंसेप्ट आती है, लिहून नाही घ्यायची, फक्त सांगतो लक्षात ठेवायचं, क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब त्याच्या खाली वाढत जाईल, वाढत नाही, कमी होत नाही. त्या टेम्परेचरच्या वर कमी होत नाही आणि त्या टेम्परेचरच्या खाली वाढत नाही. काय आन्सर देतो पवन, व्हेरी गुड. कळलं त्यांनी काय सांगितलं ते? त्या टेम्परेचरच्या वर कमी होत नाही आणि त्या टेम्परेचरच्या खाली वाढत नाही. क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब द टेम्परेचर बिलो विच गॅस कॅन बी लिक्विफाईड. कळालं? टेम्परेचर बिलो विच, नाही लिहू नका, हे माहीत पाहिजे फक्त, ठीक आहे, लिहिण्यासारखं नाही आहे. क्रिटिकल टेम्परेचर एकदा चालले टॉपिकमध्ये. क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब? जिसके बिलो गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं. फिर क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा? जिस प्रेशर पे हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं. तो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम एट द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, म्हणजे तेच, जिस वॉल्यूम पे गैस लिक्विफाई होगी. दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. चलो अब मॉड्यूल निकालो. कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 2 हो गई थी. चलो नेक्स्ट कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 4 काल सांगितली होती अटेम्प्ट करायला. सॉल्व नव्हते सांगितले मी, पण 3 4 सांगितली होती बरोबर. अँड वर्कशीट हो गई. फिर कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 हो गई. कोई डाउट है 3 में? नहीं. चलो कंसेप्ट एप्लीकेशन 4 का 3 किती लोकांनी अटेम्प्ट केली आहे? कंसेप्ट एप्लीकेशन 3 काही डाऊट नाही आहे. गुड. डाऊट आहे 8 कुठला? अरे कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन 3 मध्ये 8 नाहीच आहे ना. हां लास्टचा डाऊट आहे. बरं काय डाऊट आहे? काहीच कळालं नाही का? आन्सर करेक्ट येत नाही आहे. काय दिलं आहे? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मॉलिक्यूलर मास दिए, क्या गिवन मासेस ये? इसके ऊपर से क्या कैलकुलेट करेंगे हम? नंबर ऑफ मोल्स. अब देखो पहले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16/32 मतलब नंबर ऑफ मोल्स 0.5. नाइट्रोजन के लिए 28 है ना, तो 14/28 मतलब 0.5. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के 12, डाइऑक्साइड मतलब 32, 32 + 12 44, तो 11/44 1/4 मतलब 0. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 0.5 0.5 0.25 आर मिक्स्ड इन एन इनक्लोजर ऑफ वॉल्यूम 5 लीटर एंड टेम्परेचर 27. प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर इज डाल्टन्स लॉ. P इक्वल्स टू क्या होगा? P1 + P2 + P3, बट अकॉर्डिंग टू PV इक्वल्स टू nRT, P इक्वल्स टू nRT by V. तो क्या होगा? N1 + N2 + N3 इंटू RT by V. N1 + N2 + N3 कितना आ गया? 1.25. R कितना है? 8. T कितना है? 3. 8 × 3 24 × 1.25 33 एंड डिवाइड बाय V. V है 5 लीटर. 30/5 म्हणजे 6च्या आसपास आहे का? आहे. 4. चलो नेक्स्ट कंसिडर एप्लीकेशन 4. कितने लोगों ने सॉल्व किए कंसिडर एप्लीकेशन 4? व्हेरी गुड. कुछ डाउट्स? आता ज्यांचे राहिले ते राहिलेच. तुम्ही का नाही केले काल? हां सॉल्व केले, पण जे सांगितलं ते फॉलो केलं. काय होतं ना, जरा ताळमेळ बसेल. काय ऐकलंच नव्हतं मी. काय सांगितलं होतं की सॉल्व झाले तर करा, बट मेन काय होतं वर्कशीट आणि कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन 3 and 4 होतं. ठीक आहे, कारण सॉल्व काय होतं मग एकाच दिवसात 34 खूप लोड झाला असता, बरोबर आहे की नाही. ते मी डिस्ट्रीब्यूट करून देतो नंतर, तेव्हा करा ते अकॉर्डिंग. काय संगम असं का बघतोय? कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन 4 डाऊट आहे का? घ्यायचे 1 by 1 सगळे. किती आहेत? 23. चला 1 by 1 घेऊन टाकू. ज्यांनी नाही सोडवले भंडारा घ्या जून. ठीक आहे तीच वाट बघताय, सगळे सॉल्व करून द्या आम्हाला. हाँ, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल VRMS किसके ऊपर डिपेंड है? मास एंड टेम्परेचर. टेम्परेचर पे तो है ही है, लेकिन मास के ऊपर भी, क्योंकि रूट ऑफ 3RT/m मोलार मास. नेक्स्ट
सेकंड वन, इनकी सीक्वेंस RMS MP एवरेज, कौन ज़्यादा है RMS, उसके बाद MP मतलब सेकंड. थर्ड वन, अरे एवढं कन्सिडर ॲप्लिकेशन आहे. रिलेशन बिटवीन RMS अँड मोस्ट प्रोबेबल क्या है, हे बघा VRMS टू VMP √3/√2 मतलब √3/√2 टाइम्स ऑफ VMP. सेकंड ऑप्शन. थर्ड का ह्या असं असतं ना, तुम्हाला दिलं आहे का, कुठे आहे मग. 4. ॲव्हरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इन ए गॅस इज गिवन बाय, ॲव्हरेज है ॲव्हरेज, हाँ 8p/π. MP मोस्ट प्रोबेबल, RMS असेच एक सगळे नाही. वेलोसिटी ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स दिली है आणि RMS निकालनी है. RMS मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट में स्क्वायर करके उसका मीन, मतलब V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर अपॉन n इन रूट. तो पहले कौन है 3V स्क्वायर मतलब 9V स्क्वायर प्लस 16V स्क्वायर प्लस 25V स्क्वायर बाय 3 म्हणजे 50V स्क्वायर बाय 3 म्हणजे रूट ऑफ 50/3 टाइम्स ऑफ V. 8. Velocities of 5 molecules of certain gas are 20/5 मतलब 4 का -7 दिलंय, बट स्पीड म्हटलंय, हो तर पण स्पीड म्हटलंय, स्पीड नेवर बी बघितलं होतं असं काही येत नाही का, ठीक आहे ते सोडून बाकी त्यांचं आलं. सबके एडिशन 20/5 मतलब 4. चलो आगे. टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैसेस इंक्रीज फ्रॉम 27 to 927. अब 27 डिग्री मतलब केल्विन में 300, 927 मतलब केल्विन में 1200, तो टेम्परेचर 4 टाइम्स हो गया. V प्रोपोर्शनल टू रूट T है, तो V2/V1 इक्वल्स टू रूट ऑफ T2/4/2 रूट में मतलब 2, तो वेलोसिटी क्या होगी डबल ट्वाइस. एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर RMS स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मैक्सिमम. देखो रूट ऑफ 3RT/m है, तो डिपेंड करेगी मोलार मास के ऊपर, जिसका मोलार मास ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम. हमें पूछी है मैक्सिमम, इसलिए मिनिमम चाहिए मोलार मास. किसका है हाइड्रोजन का, तो H2. देन N2 मॉलिक्यूल इज 14 टाइम्स हेवियर दैन H2 मॉलिक्यूल. At what temperature will RMS speed of H2 molecules be equal to that of N2. अब T and M में क्या रिलेशन है, V इक्वल टू रूट ऑफ 3RT/m है, V तो कांस्टेंट है मतलब T/m कांस्टेंट हो गया, यानी T प्रोपोर्शनल टू m, यानी क्या होगा मास ऑफ N2 अपॉन मास ऑफ H2 इक्वल टू टेम्परेचर T2 अपॉन T1. हमें निकालना क्या है T2, तो क्या होगा फिर करो M2 अपॉन M1 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1. N2 की मॉलिक्यूल की N2 की जो स्पीड है कितनी है 27 पे, मतलब कितना टेम्परेचर है 300, और 14 अपॉन नहीं 14 टाइम्स ही दिया है, तो 14 इज इक्वल्स टू 300 अपॉन, तो 300 अपॉन 14 करो, 300 अपॉन 14 म्हणजे 30/14 म्हणजे 21.4, लेकिन केल्विन में D. नेक्स्ट 12. एट व्हाट टेम्परेचर प्रेशर रिमेनिंग अनचेंज विल द RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बी ट्वाइस इट्स वैल्यू एट STP. STP स्टैंडर्ड में कितना होता है, रूम टेम्परेचर मतलब 27 मतलब 300 केल्विन, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए ट्वाइस. आता परत V प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T, V को डबल बनना है तो टेम्परेचर को 4 टाइम्स बनना पड़ेगा, कटेगा, तो कितना आएगा फिर ये 1092. नेक्स्ट, मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज अबाउट 16 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. एट रूम टेम्परेचर RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इज V, RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज. अब देखो V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट m है, तो 16 का रूट बना 4. आपल्याला दिली कोणाची ऑक्सीजन की दी है और हाइड्रोजन की निकालनी है, तो हाइड्रोजन का मास कम हो रहा है या बढ़ रहा है, कम हो रहा है, मतलब स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, कितने टाइम्स 4V. 3 closed vessels A, B and C are at same temperature. Vessel A contains O2, B contains N2, C contains O2 N2. एवरेज स्पीड टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब स्पीड सेम रहेगी.
ऑक्सीजन की V1 एंड N2 की V2. जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा RMS चेंज नहीं होगी. मग त्याला एका मिक्सचरमध्ये टाका, दुसरीकडे टाका, कुठं पण टाका. ठीक आहे. नेक्स्ट, कंसिडर गैस विथ डेंसिटी रो. क्या होगा? 1/3 ऑफ रो इंटू V स्क्वेयर. V को बस C बोला है. टोटल मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ 1 ग्राम मोल. नेट वेलोसिटी 0 तो नेट मोमेंटम भी 0. नहीं कळालं. टोटल म्हटलं का टोटल नेट, तो नेट 0 ही होता है ना. नाही कळलं. कळलं पण आम्ही सॉल्व केलं होतं हे का नाही. सॉल्व केलं होतं की का अगोदर कळालं होतं काय काय ॲट रेस्ट. हाँ, गैस पूरा गैस कंटेनर में रेस्ट में, कंटेनर रेस्ट में है ना, तो 0 से नेट मोमेंटम. हाँ. 17 n molecules of an ideal gas are enclosed in cubical box. Temperature T and pressure P है. Number of molecules in the box ट्रिपल किए. क्या ट्रिपल किया? n को. Then new temperature and pressure कितने हैं? T डैश P डैश. बट द टोटल एनर्जी सिस्टम सेम है. अब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी होती है पवन? F/2 nRT. तो F/2 nRT अगर कांस्टेंट है यानी कि NT इक्वल्स टू कांस्टेंट है. नहीं कळलं. F/2 nRT कांस्टेंट, इसका मतलब NT भी कांस्टेंट है कारण F/2 R तर आहेच ऑलरेडी. NT कांस्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं? N1 T1 इक्वल्स टू N2 T2. N1 T1 इक्वल्स टू N2 T2. N1 कितना है? N. N2 कितना हो रहा है? 3 टाइम्स ऑफ N. तो T2 बनेगा T1/3. तो टेम्परेचर 1/3. टेम्परेचर 1/3 दोनों ऑप्शन में. प्रेशर में क्या होगा? इट विल रिमेन सेम. वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं दिए तो प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा. या फिर कैलकुलेट भी कर सकते हो उसको PV इक्वल्स टू nRT करके. 18 रिलेशनशिप बिटवीन PV एंड E फॉर ए गैस इज P इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ एनर्जी डेंसिटी यानी E/V. K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 3/2 kT. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस इज सेम एट द सेम टेम्परेचर. करेक्ट है. गैस सेम है मतलब मॉलिक्यूलर मास सेम है, टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी. फर्स्ट वन, एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल इन ए सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 300 R 6.21 एंड 484 रिस्पेक्टिवली. करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालनी है. देखो अगर एनर्जी बोलेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है तो E2/E1 इक्वल्स टू T2/T1. आपल्याला काय काढायचं आहे? E2. तो E2 क्या होगा? T2/T1 इंटू E1. T2 कितना है? 600. T1 कितना है? 300. तो 600/300 मतलब 2. तो 6 का डबल कितना होगा? 12. मतलब फर्स्ट या फोर्थ ऑप्शन होगा. उसके बाद में V प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T है. V इक्वल टू रूट ऑफ 3RT/m है ना, तो V प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T है तो V2/V1 इक्वल्स टू रूट ऑफ T2/T1. परत तेच T2/T1 आ रहा है √2. तो √2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी. √2 मतलब कितना? 1.4. 484 ला 5 गया. 1.4 इंटू 5 8. 8 8 8 मतलब ए ऑप्शन होगा फर्स्ट. नेक्स्ट, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस एट 47 डिग्री सेल्सियस विल बी 3/2 kT. K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. T कितना लेंगे? 320 केल्विन. 47 घेतलं की मग आलं आन्सर तुमचं. अँड नेक्स्ट, गॅसेस आर ॲट द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर 300 केल्विन एंड 350 केल्विन. एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा? 300/350 मतलब 6/7. सेकंड ऑप्शन. ठीक है. तो कंसिडर एप्लीकेशन 3 एंड 4 कंप्लीट. आज का आपका टास्क 3 एंड 4 जिनके पेंडिंग थे पहिले कंप्लीट करो. उसके बाद थ्योरी पूरा टॉपिक हो गया तो पहिला टाइम आपल्याला कशाला द्यायचा आहे? थ्योरी का प्रिपरेशन, वो 100% होना चाहिए. सेकंड, कंसिडर एप्लीकेशन 1 2 3 4 में जो भी कंफ्यूजिंग है, नहीं आ रहा था, अभी क्लियर हो गया या फिर और डाउट्स है उसको क्लियर करना है. एंड उसके बाद में जो टाइम बचेगा उसमें आप सॉल्व करेंगे कंसिडर एप्लीकेशन 5 एंड 6. क्लियर है. सॉल्व एग्जाम्पल पूरे के पूरे पेंडिंग है तो ये कंप्लीट होने के बाद मैं कल बोलता हूँ आपको ये कैसे कंप्लीट करने. ठीक है. तो आज मी वर्कशीट देत नाही. का नहीं देते? पूर्ण कंप्लीट टॉपिक प्रिपेयर करायचा है. फर्स्ट पार्ट कंसिडर एप्लीकेशन 5 6 दोनों मिला के कुछ 40 क्वेश्चन है ना. एंड वो पूरे क्वेश्चन आज डिस्कस किया उसके ऊपर ही है. 40 में से 35 आपके हो जाएंगे.
जो नहीं होंगे हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पूरा सॉल्व एग्जाम्पल छोड़ के पूरा टॉपिक कंप्लीट चाहिए बाय टुमारो, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम डिस्कशन शुरू करेंगे अबाउट लास्ट टॉपिक फ्रॉम द थर्मल सेक्शन, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। क्या है थर्मोडायनेमिक्स में? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ. थर्ड होता पण आपण त्याला नाव चेंज करून झिरोथ म्हटलो. फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, झिरोथ लॉ. उसके बाद प्रोसेसेस. कौन सी प्रोसेस? आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, ठीक है। ये